नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 ने भी मास्क के लिए एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, एक और तो कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की मुहिम भी एक अहम हथियार साबित हो रही है, लेकिन कोरोना के टीके पर ही अब सियासी टकराव शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का हवाला देते हुए कई जगहों पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन पर अब रोक लगा दी है। मुंबई में 25 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन रोकने की खबर आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी एक अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है और इस पर अब सियासत भी होने लगी है। राज्य और केंद्र सरकारों की ओर से आरोप प्रत्यारोप, खासतौर पर महाराष्ट्र और केंद्र के बीच में। कल ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही थी कि बहुत जल्द वैक्सीन की जरूरत महाराष्ट्र को है, वरना वैक्सीनेशन सेंटर हमें बंद करने पड़ेंगे। और आज कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए, नोटिस लगा दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोग आज परेशान नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 से कह रहे हैं कि इसकी हमें कोई पूर्व सूचना तक नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली और सतारा समेत कई और ऐसे जिले हैं जहां सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद होने का दावा किया जा रहा है। अस्पतालों के बाहर वैक्सीन स्टॉक खत्म होने का पोस्टर लगा दिया गया है और ऐसे में लोग किस कदर परेशान नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित बता रहे हैं। वैक्सीन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो होली फैमिली अस्पताल है बांद्रा का, वहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, लेकिन बकायदा बोर्ड लगाया गया है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? वैक्सीन लेने आई थी? हाँ, लेने आए थे। होली फैमिली में भी नहीं है, लीलावती में भी नहीं है, बीकेसी में भी नहीं है। क्या बताया जा रहा है आपको? कब तक आने की उम्मीद है? कुछ पता नहीं है। ये आपका सेकेंड डोज था? फर्स्ट डोज। पहला डोज अभी तक नहीं लगा है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, सेम प्रॉब्लम, वी आर मेकिंग राउंड्स। फर्स्ट वी वेंट टू लीलावती हॉस्पिटल, देन हियर एंड बांदाकुल्ला कॉम्प्लेक्स। द सेट ऑफ वैक्सीन्स आर ओवर। क्या बताया जा रहा है कब तक वैक्सीन आएगी? दे हैव नो आइडिया, दे सेइंग विल कम टू नो आफ्टर 3-4 डेज। साफ तौर पर 3 से 4 दिनों के बाद बताया जा रहा है, वापस आने के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि वैक्सीन आते ही इन्फॉर्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज 18 इंडिया। महाराष्ट्र समेत मुंबई में भी वैक्सीन की कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट परिसर में, जहां पर होली फैमिली अस्पताल है। आप देख सकेंगे जैसे कि दृश्यों में यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है और इसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है उसे फिलहाल 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन की कमी जो है वो साफ तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर सुबह वैक्सीन लेने के लिए आए थे, उन्हें ये बताया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब भी वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल होगी तो लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हें वापस बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो आए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बकायदा बोर्ड लगाया गया है कि वैक्सीन फिलहाल मौजूद नहीं है और अस्पताल के जो प्रशासन है वो भी बार बार लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी वैक्सीन आएगी तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश काले के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज 18 इंडिया। मुंबई और महाराष्ट्र में कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन अब दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक करेंगे और आगे किस तरह से रफ्तार से ये वैक्सीनेशन चले इसकी भी और समीक्षा की जाएगी, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आज की बैठक क्यों सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक, क्योंकि कई जगह से कुछ शिकायतें भी आ रही है?
देखिए, दो तीन चीजें प्रशांत बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। कोरोना के लगातार अब 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 1.25 लाख के करीब एवरेज मामले आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। एक बड़ी चिंता की बात है और सबसे बड़ी बात की जो मृत्यु है वो भी इन मामलों में काफी बढ़ रही है। तो इसको लेकर के दोबारा से नए सिरे से रणनीति की क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। हालांकि टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि नंबर भले ही बढ़े लेकिन टेस्टिंग नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग अगर सही तरीके से की जाएगी तो ही पता चलेगा कि कोरोना की असली रफ्तार क्या है और तभी उसे काबू भी किया जा सकेगा। राज्यों को यह भी खास निर्देश है कि एंटीजन पर ज्यादा भरोसा न करते हुए कम से कम 70% टेस्ट जो है वो RT-PCR करवाएं, क्योंकि वो ज्यादा प्रामाणिक है। इसके अलावा राज्यों का वैक्सीनेशन को लेकर के राज्यों की अपनी कुछ शिकायतें हैं, कुछ दलीलें हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ये देखा गया है कि कोरोना की वैक्सीन की कमी को लेकर के वहां के स्वास्थ्य मंत्री आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और महाराष्ट्र में कई सेंटर्स पर वैक्सीन ना होने के कारण उन्हें बंद भी किया गया। तो किस तरीके से इस रणनीति में जो राज्यों को वैक्सीन भेजी जा रही है, सप्लाई की जा रही है, उसमें भी किसी तरीके के बदलाव की जरूरत है या किस तरीके से भेजा जाएगा, इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है। काफी महत्वपूर्ण बैठक ये GOM की बैठक है जिसमें डॉक्टर हर्ष। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नक्सलियों की एक बार फिर कायनाना हरकत सामने आई है। 3 महिलाओं का उन्होंने अपहरण कर लिया है। बीजापुर से महिलाओं का अपहरण इन नक्सलियों ने किया है। 3 स्वास्थ्य कर्मी ये महिलाएं हैं जिनका अपहरण कर लिया गया है और बेहद कायराना हरकत नक्सलियों की ओर से यह की गई है। 3 तारीख को इन्हीं नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, कई नक्सली मारे गए थे, कई जवान हमारे शहीद हो गए थे और एक CRPF जवान का अपहरण इन्होंने कर लिया था, अगवा करके आखिरकार कल उसे छोड़ना भी पड़ा था। लेकिन एक बार फिर कायराना हरकत इन्हीं नक्सलियों की ओर से छत्तीसगढ़ में की गई है, जहां 3 महिलाओं का अपहरण किया और तीनों ये महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं जो जनहित में अपनी सेवाएं देती है। उनका अपहरण बीजापुर में किया है इन नक्सलियों ने और ये तीनों ही स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं हैं और कोशिश इन नक्सलियों की यही कि अपनी नाजायज शर्तों को वो सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे। 3 महिलाओं का अपहरण किया गया है, लेकिन इसके बाद किस तरह से कार्रवाई होगी इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ का ये वो बीजापुर का ही इलाका है जहां पर 3 तारीख को नक्सलियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की हुई थी। CRPF के 23 जवान शहीद हो गए थे और एक जवान को बंधक उन्होंने बना लिया था अपनी इसी बदनीयती से। लेकिन आखिरकार कल नक्सलियों को उस CRPF जवान को छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही कायराना हरकत नक्सलियों ने की है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां 3 महिलाओं का अपहरण इन्होंने किया है और ये वो महिलाएं हैं जो जनहित में अपनी सेवाएं दे रही थी। स्वास्थ्य सेवाओं में लगी हुई इन महिलाओं का अपहरण किया है इन नक्सलियों ने। और अब ऐसे में जबकि इनसे कब्जे से छुड़ाने पर भी अब विचार हुआ कैसे इन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन अब कई और अहम मसलों पर भी। 1.05 crores to 44 countries as grants, 3.58 crores to 25 countries as commercial contracts, and 1.82 crores to 39 countries through the COVAX facility of WHO. As far as on the testing front, the update is that we have a testing capacity and capability of testing over 13 lakh people in a day, and till now we have tested over 25 crore 71 lakh 98,000 people in the country, and in the last 24 hours itself we have tested 13 lakh 64,000 people. From a journey which started with 1 lab, today we have come up to 2,449 labs in the whole country. Lot of people talk about these hospital beds and the isolation beds, ICU and oxygen supported facilities. So let me assure the GOM that all our facilities are quite well maintained. Those even where because of the cases which were declining, they had changed them to normal activities. They are now again being revamped, and we right now have 15,440 dedicated healthcare facilities for COVID, which have more than 18 lakh
52,000 beds in the whole country, along with 12,673 quarantine centers. As we have been informing that all through this campaign, even today itself, whosoever requires any help in terms of medical equipment, ventilators, etc. So we have already delivered 408.49 lakh and 95 masks, 169.51 lakh PPE kits, and almost 37,000 ventilators to the whole country. So the situation today, we are all aware that we are witnessing a surge in COVID cases. This week itself, I had a video conferencing with all the 11 health ministers of the states where the majority of the cases are being contributed from. Yesterday itself, our Honorable Prime Minister had a very detailed meeting with all the chief ministers and the governors and the lieutenant governors of the UTs, and he has given a very detailed guidance and has enthused the whole country. We all know that it's because of the casual approach that has been adopted, unfortunately, by the society, and some sort of laxity everywhere in following the discipline of the COVID appropriate behavior that has probably resulted in this surge in the cases. So today in this group of ministers, I would like everybody to, after a brief presentation by Dr. Sujit Singh, our Director of the NCDC, we would like to have some valuable advice from the members of this GOM so that we can handle the current crisis which has erupted over the last 2 months itself, and see that these rising numbers, they again start declining and we can come back to normal and score a convincing win over COVID. So with these few words, I would once again thank all of you and request Dr. Sujit Singh, our Director of the National Center for Disease Control, to give a brief presentation about the present situation in the country, and of course in reference to the international prevailing scenario. Dr. Sujit Singh, please. डॉक्टर हर्षवर्धन बेहद अहम बैठक करते हुए मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो कह रहे हैं कि 3,30,64,000 टेस्ट हो रहे हैं अब रोजाना। 1 लाख से इसके हमने शुरुआत की थी और इसे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन टेस्टिंग पर अब जोर दिया जा रहा है और काफी तेजी से टेस्टिंग हो रही है। 15,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें सारी सुविधाएं अब मौजूद है और 12,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर अब मौजूद हैं, यानी सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन वही बात कि अब टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर है ताकि पॉजिटिव मरीजों का पता चले और उचित उपचार उन्हें मिल सके। लेकिन कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कोविड सेंटर में वैक्सीन के लिए 2 घंटे से ज्यादा लाइन में खड़े लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब अचानक वहां वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम रोकने का नोटिस लगा दिया गया था। वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत चल रही है वो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का जोरों शोरों से काम शुरू था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोटिस चिपका दी गई है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन रोका गया है। पुलिस को बुलाया गया है, यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कब यहाँ आए थे? इनके पास अगर वैक्सीन नहीं है तो इनको मैसेज देना चाहिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन किया, आपको दूसरे दिन तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन को मेरे को करवा के भी आज 8 दिन हो गया, इन्होंने नहीं तो एक सिंपल छोटा सा मैसेज भी भेजा नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप लोग मत आइएगा। परेशानी है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। अभी भी जो लोग हैं वैक्सीन लेने के लिए अभी भी सेंटर पर आ रहे हैं, लेकिन हताश होकर उन्हें
मजबूरन वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन कई और राज्य हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन हो रहा है और टेस्टिंग की भी कोशिश लगातार जारी है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर में मौजूद हैं। भवानी, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्था है, लोग किस तरह की बेहतरी की और इसमें उम्मीद करे बैठे? देखिए प्रशांत, मैं जयपुर के अंदर एक छोटे से सेंटर पे हूँ, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पर दो व्यवस्थाएं एक साथ में तस्वीर बताता हूँ। एक तरफ तो आप देखिए कि यहाँ पर सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर यहाँ पर है जहाँ पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो भी जुड़ गए हैं, वो मदद कर रहे हैं। किस तरीके की मदद कर रहे हैं आप लोग और कैसे जागरूक कर रहे हैं? हम यहाँ की जनता को जागरूक इस तरह से कर रहे हैं कि एक तो घर घर जाके पम्पलेट बंटवा रहे हैं, और दूसरा कि यहाँ पे मास्क बंटवा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेंटर पे किस तरीके की मदद कर रहे हैं? सेंटर पे इनको समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए और सैनिटाइज वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन से ही फायदा है। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तो ही बाहर से निकले। यहाँ पर हम देख रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ दिक्कत है, कुछ व्यवस्थाएं करेंगे? व्यवस्था आज ही कर देंगे इसकी व्यवस्था। तो आप देखिए कि यहाँ पर स्थानीय लोग भी समझाइश कर रहे हैं, ये पार्षद हैं स्थानीय, और ये तस्वीर देखिए कि लोग, क्या आप सैंपल देने के लिए आए हैं या फिर वैक्सीन के लिए? हाँ, टेस्ट कराने आए हैं बच्चे के। आप टेस्ट कराने के लिए आए जी हाँ। हैं? करा लिया टेस्ट आपने? हो रहा है। अच्छा, आप बताएं कि थोड़ी सी लापरवाही बरती नहीं और फिर टेस्ट की कतार में खड़ा होना पड़ेगा? ये तो है साहब, बिल्कुल सावधानी बरतना बहुत मुश्किल है। सावधानी बरतेंगे तो ये नौबत हाँ, नहीं ये आएगी। नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल साहब, ये तो है। ये हर जरूरी किसी को सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतना जरूरी है। देखिए कि प्रशांत, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट की कतार में खड़ा होना होगा, और अगर सावधानी बरतेंगे तो फिर आप वैक्सीनेशन के अंदर जो लोग खड़े हैं, आप देखिए कि अंदर काफ़ी भीड़ है जी। लगातार इस सेंटर के अंदर, छोटा सा सेंटर है, और इसी तरीके से राजस्थान के अंदर तमाम सेंटर्स पे जो वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, इसीलिए आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और इसमें लोगों की ही भलाई है जो इस तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, जल्द से जल्द टीका लगवाते हैं और इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां पर यह किल्लत बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। वैक्सीन की किल्लत होने की तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक अस्पताल के बाहर भी कुछ ऐसा ही आलम था। वैक्सीन खत्म होने का नोटिस यहां बाहर लगा दिया गया और इसकी वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग पहुंचे थे वो यहां परेशान नजर आए। लेकिन कई जगह दिक्कत है और कई जगह व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। कोरोना के मरीज गुजरात में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या है सरकार की? हमारे सहयोगी इस वक्त जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या अपने इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं? कोरोना के मामले यहां बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगे, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं, लोग इसके लिए कैसे आश्वस्त नजर आते हैं? देखिए प्रशांत, सरकार जो प्रधानमंत्री ने जो 3 टी की बात की थी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों के साथ करी रही है, वैक्सीन भी कर रही है। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर जो स्थिति है वो कमोबेश बहुत बुरी तरीके से, तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि लोग सुबह से, इनफैक्ट रात से यहाँ पर, ये है दरअसल जायडस अस्पताल और बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी शॉर्टेज, उसकी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर कितनी लंबी कतारें हैं। तकरीबन 150-2 किलोमीटर लंबी कतारें यहाँ पर लगती हैं एक एक इंजेक्शन के लिए। और कॉम्बिनेशन जो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ा है, इससे अंदाज़ा लगेगा आपको कि लोगों की स्थिति जब ख़राब होती है तब जो प्रिस्क्रिप्शन उनको लिखा जाता है, और ये रेमडेसिविर के लिए इतनी लंबी लाइन। आप देखिए, लोग बाहर के राज्यों से भी यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए राजस्थान से आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों से, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं। तो ये लंबी कतार अपने आप में बता रही है कि रेमडेसिविर की समस्या किस तरीके से है। सरकार ने भी तकरीबन 3 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन 35,000 ही सरकार के पास पहुंचे हैं। और लोगों की स्थिति ये है कि लोगों को जब प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं, अपने परिजन जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो यहाँ पर देर रात से ही लंबी कतार लगाकर खड़े हैं। उनको 6 डोज चाहिए होते हैं एक मरीज़ के लिए, तो एक एक डोज के लिए उनको घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये स्थिति फ़िलहाल अहमदाबाद की है। सरकारी अस्पतालों में भी इसका जो कोटा है वो बहुत कम है। ऐसे में रेमडेसिविर की सबसे ज़्यादा किल्लत फ़िलहाल अभी अहमदाबाद में देखी जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल, लेकिन इस व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत भी है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। पर देश के अलग अलग इलाकों में क्या तस्वीरें हैं ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। भारत में पहली बार एक दिन में ही कोरोना के 1,31,000 से ज्यादा केस सामने आए।
और पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और यह चौथी बार है जब कोरोना केस 1 लाख से ज्यादा 24 घंटे के अंदर सामने आए। इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटे में 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और अब यह दिक्कत लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है कोरोना ने और 1,31,000 के पार पहुंच गया कोरोना पॉजिटिव मरीजों का यह आंकड़ा 24 घंटे के भीतर। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर जरूर इशारा किया है कि इस बात से हम ना डरें, टेस्टिंग जरूरी है। विक्रांत हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उधर एक बेहद अहम बैठक हर्षवर्धन कर रहे हैं, किन बातों पर इसमें चर्चा हो रही है, किस बेहतरी की उम्मीद जनता करे? देखिए, 2-3 चीजें प्रशांत बहुत जरूरी है। मामले बढ़ने से ज्यादा सरकार इस बात को लेकर के थोड़ा चिंतित है कि जिस तरीके से मृत्यु के मामले बढ़ रहे हैं और कल जैसे देखने में आया कि तेजी से बढ़ा जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है, वो एक चिंता करने की बात है। दूसरा, राज्यों को वैक्सीन के किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या किस तरीके से पहुंचाई जाए कि राज्यों में वो निर्बाध गति से चलता रहे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पहली डोज अपनी लगवा लिए हैं तो उनको दूसरी डोज जो है तय समय के भीतर लगे। अगर वैक्सीन की कमी के कारण उसमें देरी होती है तो वो एक दिक्कत की बात होगी जिसे दूर करना चाहती है केंद्र सरकार। और राज्यों पर भी ये ज्यादा से ज्यादा कहा गया है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं उसको लेकर के ज्यादा चिंतित मत होइए, आप अपनी टेस्टिंग को मत रोकिए, क्योंकि ये जाहिर बात है कि अगर टेस्टिंग ज्यादा होगी तो नंबर ज्यादा सामने आएंगे। लेकिन उससे कई बार राजनीतिक आलोचना के कारण राज्य कम कर देते हैं टेस्टिंग या RT-PCR की प्रतिशत घटा देते हैं, तो ऐसा ना करने की सलाह दी गई है ताकि एक सही पिक्चर सामने आए कि कोरोना के कितने मरीज हैं और कितनी देश को जरूरत है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के GOM में बैठक होगी, क्योंकि GOM के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी आपात स्थिति में अगर कोई निर्णय लेना हो तो GOM उस बारे में फैसले ले सकती है। और उस तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से पूरा देश देख रहा है कि कोई अहम फैसले इसमें लिए जाएं और हालात और बेहतर हो सके, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बहुत ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार यहां थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 376 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इस तरह पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 3 दिनों के भीतर 995 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के शहरों की बात करें तो राजधानी मुंबई में एक दिन में ही करीब 9,000 केस सामने आए हैं। 23 लोगों की मुंबई में मौत हो गई कोरोना से। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद समेत कई और ऐसे शहर हैं जहां हालात कोरोना की वजह से और बेहद खराब होते चले जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। मुंबई में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की सख्ती और कोरोना से होने वाली मौतों के बाद भी लोग वहां बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में कई लोग ऐसे दिखे मानो उन्हें कोरोना की कोई चिंता नहीं है। सब्जी मंडी में भीड़ का आलम यह है कि वहां पैर रखने तक के लिए जगह नहीं है। लोग एक दूसरे से बेहद करीब होकर के खड़े नजर आ रहे हैं, खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं और इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा है। लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि कल ही महाराष्ट्र में कोरोना के 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मई में अब कोरोना के मामले और बढ़ने लगे और इस वजह से सरकार ने वहां वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है, जो आज रात 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह तक यह लॉकडाउन चलेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और इससे जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। मुंबई पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की है। महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली के हालात भी अब हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में करीब 7,500 केस सामने आए और 42 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से जान भी गई है। यह हालात तब है जब देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लापरवाही एक बड़ी वजह भी है। जहां जहां भी हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं, इस लापरवाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही है। लोग बड़ी बेपरवाही से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, जबकि हिदायत दी जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो आप ऐसा करने से बचें,
क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, आपके अपनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर ही क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 लोगों की कोरोना की वजह से दिल्ली में मौत भी हुई है। 3,687 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए इस दौरान। लेकिन दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के भी अब पार पहुंच चुकी है। और राजधानी दिल्ली में अब यह सबसे अहम खबर कि सर गंगाराम अस्पताल में ही बड़ी तादाद में डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए और ये वो डॉक्टर हैं जो कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। एक बड़ी खबर इस वक्त की। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद में वाराणसी कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की टीम से अब सर्वे करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एएसआई के 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। यह टीम खुदाई करके मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अयोध्या में साधु संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। कहते हैं सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। आज वही दिन है। लंबे काल संघर्ष करने के बाद में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है काशी विश्वनाथ को लेकर के कि काशी विश्वनाथ में जो 1669 में एक विवादित ढांचा तैयार किया गया था जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं लोग, अब इसके बाद जो है उसको लंबे काल तक संघर्ष किया गया कि पुरातत्व विभाग उसका निरीक्षण करके बताए वह नीचे वहां मंदिर के अवशेष जो है विश्वनाथ के अवशेष प्राप्त होंगे। और आज जो है पुरातत्व विभाग को अनुमति मिल गई है कि पुरातत्व विभाग जांच करके और बताए कि वहां मंदिर था कि नहीं था। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये 1991 से मामला कोर्ट में लंबित था। किन अहम बातों पर अब गौर किया गया और कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सर्वे करवाया जाए और हकीकत का पता किया जाए? स्थानीय लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, जहां तक इस मुद्दे की बात है तो सच में काफी पुराना ये मुद्दा है जो पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने के जो आदेश कोर्ट के द्वारा किए गए हैं, इसको लेकर साधु संतों ने खुशी जाहिर की और कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही। और जहां तक कोर्ट की बात है जो आप पूछ रहे हैं कि इसमें साफ तौर पर एक जो दलील रखी गई थी कोर्ट में, वो चीनी यात्री हिनसांग और उनकी किताब का जिक्र किया गया था। काफी प्रसिद्ध चीनी यात्री रहे हैं और जो BHU के जो प्रोफेसर हैं, जो इतिहास और संस्कृति विभाग के जो HOD थे, उन्होंने डॉक्टर A.S. ऑल्टेकर, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बनारस में चीनी यात्री हिनसांग का जिक्र किया था और साफ तौर पर कहा था कि विश्वनाथ का शिवलिंग 100 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर गंगा की धारा बहती थी। इस तरह की दलीलें कोर्ट में दी गई हैं और बताया गया था कि जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो उसके अवशेषों से ही वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसलिए जरूरी है कि इसका पूरा सर्वेक्षण कराया जाए और तब उस सर्वेक्षण से ही पता चलेगा कि सच्चाई आखिर में क्या थी और क्या अभी क्या है। तो इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया। हालांकि भी विश्व हिंदू परिषद की बात करते, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें कई बड़े संत भी शामिल होंगे। तो माना यह जा रहा है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो अपनी आगे की रणनीति बता सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है और आगे क्या करने के कदम उठाएगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने फैसले को अब आगे कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। तो बहरहाल ये ऑर्डर जो है वो कतई गलत है, गैर कानूनी है। और मेरी बात अभी हुई इलाहाबाद में, जो सीनियर एडवोकेट फरमान अली साहब इसको कर रहे हैं, इसकी बहस उन्होंने की है, उनसे मेरी बात हुई तो वो वहाँ के
जो कमेटीज़ की है बनारस में, उसके लोग कल तक मेरे ख्याल से उनके पास पहुंच जाएंगे और वो तैयारी करके इसके रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ बनाई समझेंगे वो उसको फाइल करेंगे। जो एक विवाद आज जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। कहा गया है सर्वेक्षण करेगा एएसआई। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कासिम मसूर इलियास साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, ये फैसला कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आप लोग इसका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 1991 में मुल्क की पार्लियामेंट में एक बिल बनाया था या एक कानून बनाया था। वो कानून ये कहता था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जब मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जिस मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जो हैसियत थी वो अला हाल ही बाकी होगी, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ये जो फैसला है, ये फैसला उस कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा सब कुछ सारे तथ्य इस तरीके से हैं तो आप लोग इस खुदाई का हिस्सा बनेंगे क्या? नहीं, हम तो इस पूरे इस फैसले को ही गलत समझते हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो कोशिश है, ये बिल्कुल गलत है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं वो इस पर तो अपनी राय दे रहे हैं, कोई नाखुश हैं, कोई खुश हैं। सबसे अहम ये कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े लोग और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाओं का क्या सार? देखिए, संघ परिवार की अगर बात करें तो संघ परिवार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि हमारी जब विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तथ्य हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए और जो सच है उससे लोगों को रूबरू होना ही चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट का ये फैसला, सर्वेक्षण कराने का जो फैसला है एएसआई के नेतृत्व में, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मंदिर था। जो बात कही जा रही है, जो चीनी यात्री ने अपनी किताब में भी लिखी है और जो कई जगह भी इस मंदिर के बारे में जिक्र आता है, तो क्योंकि काफी बड़ा इतिहास है, काफी प्राचीन इतिहास है, तो ऐसे में तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया हो सकता है कि आज जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है विश्व हिंदू परिषद की, उसमें सभी साधु संत बैठेंगे और उसके बाद इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। जी, अब ज्ञानवापी मस्जिद के लोग इस पर क्या कोर्ट में जाना चाहते हैं, ये सबसे अहम है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सर्वे करवाया जाएगा हकीकत का पता लगाने।